नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया चैप्टर नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स लेकर, जिसको फिर मैंने आपके सामने टुकड़ों में आपके सामने डिवाइड किया है कि आज अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सेकंड फिर थर्ड, जिस तरह से भी कंप्लीट चैप्टर होगा उस तरह से अपन जितने भी पार्ट्स में कंप्लीट होता है चैप्टर उसमें कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा और अंत तक वॉच कीजिएगा, जिससे आप जान पाएंगे मैंने आपके सामने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें से कितना क्या नॉलेज रखते हैं। तो इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स, मेरे जितने भी न्यू साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यही कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, मुझे मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है, जिसके लिए मैं आपके लिए बहुत बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करते, अपन बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। और सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि जो नाभिकीय भौतिकी के अंदर जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो क्या चीज़ होती है, परमाणु के अंदर कहाँ उसकी फिक्स साइज होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नाभिक के बारे में कि नाभिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो नाभिक होता है परमाणु के केंद्रीय अति सूक्ष्म भाग को, जिसमें रदरफोर्ड ने समस्त धनावेश को लगभग समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना, नाभिक कहते हैं। कहने का मतलब परमाणु का जो मिड पॉइंट होता है, परमाणु को मध्य भाग होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कण प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वह भाग नाभिक कहलाता है। तो परमाणु के केंद्रित अति सूक्ष्म भाग को, जिसमें रदरफोर्ड के समस्त द्रव्यमान धनावेश को लगभग समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना, उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ओके फ्रेंड, फिर बाद में इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जिसमें परमाणु क्रमांक कहते हैं, तथा प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश मान में इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वह धनात्मक होता है। अतः नाभिक पर आवेश हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो प्रत्येक प्रोटॉन पर क्या होता है? आवेश का मान होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के क्या होता है? इक्वल होता है, और कैसा होता है? धनात्मक होता है। अतः जो नाभिक पे चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो वो है नाभिक के अति सूक्ष्म आयतन में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नाभिक का जो अति सूक्ष्म आयतन होता है, उसमें क्या होता है कि जो परमाणु का लगभग समस्त जो द्रव्यमान होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर केंद्रित होता है, उसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस स्थिति में जो उसका जो ये क्या है? बहुत सघन होता है। उसका घनत्व कितना होता है? 10 की पावर 14 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 की पावर कितना होगा? 14 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ओके फ्रेंड, फिर अपन बात कर लेते हैं, तो इसका घनत्व तो कितना हो गया? 10 की पावर 14 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। जबकि त्रिज्या की बात करें तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10 की पावर -15 फर्मी होती है। कितनी होती है? 10 की पावर -15 फर्मी होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट तो अगर आपके सामने इसके कोई घनत्व, परमाणु का घनत्व पूछा जाए तो कितना होगा? 10 की पावर 14 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। जबकि इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी होगी? 10 की पावर -15 फर्मी होती है। ओके फ्रेंड, और नाभिक में जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, वो अगर उसमें संयुक्त रूप से होते हैं तो उनको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। हल्के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या Z, न्यूट्रॉनों की संख्या N की हमेशा कैसी होती है? इक्वल होती है। इसीलिए समस्त स्थायी नाभिकों में N/Z बराबर क्या होता है? N/Z बराबर क्या होता है? 1 होता है। और वो भी क्या होता है? 1 से कितना होता है? 1 से क्या होगा? 1.5 तक होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 तक होता है। लेकिन आयन का मान होता है वो 1.5 से अधिक होने पर नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अतः उनमें स्वतः ही क्या होते हैं? विघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उनमें विघटन के टूटने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, कि नाभिक उनके हल्के नाभिकों में टूटने लगता है। ओके फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये है कि जो
बच्चों जो समस्त नाभिकों में जो n बराबर n अपन जेड का मान कितना होता है, n 1 से 1.5 तक होता है। और अगर 1 से 1.5 से अधिक होता है n अपन जेड का मान, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो मान उनकी संख्या होती है, उनका मान अगर 1 से ज़्यादा होता है, 1.5 से अधिक होता है, तो नाभिक हमेशा क्या होता है, अस्थायी होते हैं, और इसीलिए उनमें क्या होता है, ये विघटन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, तो वो है त्रिज्या, इसका आकार, यानी कि नाभिक का आकार कैसा होता है। तो नाभिक के आकार की अपन बात करें फ्रेंड, तो नाभिक का आकार कैसा होगा, तो उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे अल्फा कणों, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों का नाभिक से प्रकीर्णन कराकर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया जाता है। कहने का मतलब नाभिक की त्रिज्या का आकलन किस तरह करेंगे, यानी कि जितने भी जो उच्च ऊर्जा वाले कण हैं, जैसे अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर इनके क्या है, नाभिक से प्रकीर्णन करवाकर और नाभिक की त्रिज्या का हमेशा क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन करवाकर नाभिक में आवेश के वितरण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन करवाकर, उनका प्रकीर्णन करवा के क्या करेंगे, नाभिक में जो आवेश में जो वितरण होता है, नाभिक में जो आवेश का वितरण होता है, यानी कि उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज का क्या कहता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ओके, न्यूट्रॉन से नाभिक का प्रकीर्णन करवाकर नाभिक के द्रव्यमान वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, अब न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, नाभिक का जो प्रकीर्णन करवाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णन करवा के तो क्या करेंगे, उसके आवेश के वितरण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और न्यूट्रॉन से नाभिक का प्रकीर्णन करवा के क्या किया जाता है, नाभिकीय द्रव्यमान के वितरण का पता लगाया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णन करवा के तो क्या करेंगे, यानी उसमें जो चार्ज होता है, उसमें जो आवेश होता है, उन आवेश के वितरण का ज्ञान किया जाता है। और न्यूट्रॉन से नाभिक का प्रकीर्णन करवाकर उसको जो नाभिक के द्रव्यमान होता है, उसका पता लगाया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट है, अधिकांश नाभिकों के लिए नाभिक की त्रिज्या r द्रव्यमान संख्या a के घनमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये होती है, जो नाभिक की त्रिज्या r होती है, वो हमेशा उसके घनमूल, यानी कि उसकी केस के 1 कहने का मतलब a अपॉन उसका जो द्रव्यमान, उसकी द्रव्यमान संख्या a है, उसके घनमूल की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि उसकी r की, उसकी जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है, उस नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होती है, घनमूल की हमेशा कैसी होती है, समानुपाती होती है। ओके, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, r0 द्रव्यमान संख्या की क्या होगी, घनमूल के समानुपाती, यानी कि उसका जो घनमूल होता है उसके समानुपाती होती है। ओके फ्रेंड, तो जहां पर क्या होता है कि जहां पर r बराबर क्या होगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 1.2 फर्मी होता है। अगर r 0 का आपका कहने का मतलब उसके घनमूल के समानुपाती, उसके मान की अपन बात करें तो उसका मान कितना होगा कि 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो क्या होगा, 1.2 गुना 10⁻15 मीटर, और फर्मी में पूछा जाए तो क्या होगा, 1.2 फर्मी होगा। कितना होगा, 1.2 फर्मी होता है। जबकि नाभिक के आयतन की अपन बात करें तो नाभिक के आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, 4.4/3 क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होगा। क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब a। अब a क्या है यहाँ पे, a तो क्या हो गया, नाभिकीय द्रव्यमान संख्या हो गई, r क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का क्यूब, और a, जबकि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब a होता है। ओके, या फिर इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो v होता है, जो कहने का मतलब v, यानी कि उसका नाभिक का आयतन हमेशा द्रव्यमान संख्या की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके फ्रेंड, तो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है नाभिक के घनत्व क्या होता है, नाभिक के घनत्व माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, नाभिक का पदार्थ का घनत्व, तो रो जिसको अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो बराबर, तो कहने का मतलब रो बराबर क्या हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान अपॉन नाभिक का आयतन बराबर क्या होगा, नियतांक हो जाएगा। तो नियतांक, रो क्या है, नियतांक, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, नाभिक का घनत्व बराबर क्या होगा कि नाभिक का द्रव्यमान अपॉन नाभिक का आयतन बराबर क्या होगा, नियतांक होता है, जिसका यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न मान रखने पर रो का मान कितना होगा, 2.4 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। यहाँ पे घन है, क्या है,
घन मीटर। सॉरी एक बार फ्रेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, घन मीटर होगा। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा कि विभिन्न ग्रो का मान कितना होगा, 2.4 गुना 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर होगा। ओके, तो ये तो जो नाभिक घनत्व रो है वो हमेशा परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना तो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करता है और ना ही परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्रव्यमान क्षति की। तो नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवी कणों प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के से हमेशा क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो नाभिक का जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान होता है, उसका मास होता है, वो हमेशा उसके जो अवयवी कण होते हैं, उसके अंदर जो नाभिक में प्रेजेंट कण होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन, उसके द्रव्यमान के मान से हमेशा क्या होता है, योग के हमेशा कम होता है। तो द्रव्यमान की इस कमी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति डेल एम कहते हैं। तो किसे कहेंगे द्रव्यमान क्षति, कि नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवी कणों प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो द्रव्यमान की इस कमी को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति, जिसको डेल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड, बहुत इजी सी डेफिनेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं बंधन ऊर्जा की, कि बंधन ऊर्जा किसे कहेंगे। तो बंधन ऊर्जा किसे कहेंगे, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक के अवयवी कणों न्यूट्रॉनों प्रोटोनों को नाभिक में बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसे कहेंगे, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक के अवयवी कणों को न्यूट्रॉनों प्रोटोनों को क्या कहती है, नाभिक से बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि नाभिक को इसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो क्या हो गई, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक के अवयवी कणों को नाभिक में बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे दे सकते हैं कि नाभिक को इसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। बात करें एक न्यूक्लियन की, तो एक न्यूक्लियन के समस्त द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए 931 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पैदा की जाती है। कितनी की जाती है, 900 एक बार फिर से लिख दूँ, कितनी पे की जाती है, 931 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पैदा की जाती है। कितना यानी एक न्यूक्लियन के समस्त द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 931 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छी समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं, बंधन ऊर्जा की बात करें तो बंधन ऊर्जा को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल ई बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर होता है। डेल एम क्या है, द्रव्यमान क्षति होती है। डेल एम क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है। ओके फ्रेंड, तो सी क्या हो गया, प्रकाश का वेग, तो इसका स्क्वायर, तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है ये होता है बंद ऊर्जा वक्र। तो ये हमेशा क्या होते हैं, हल्के व भारी दोनों प्रकार के नाभिक अस्थायी होते हैं। हल्के नाभिक मिलकर अधिक स्थायी नाभिक बनाने के प्रयासरत रहते हैं और नाभिक के संलयन करते हैं। इस प्रकार नाभिक स्वतः ही स्थायी हल्के नाभिकों में विघटित हो जाते हैं। यानी कि जो बंधन ऊर्जा वक्र होता है, बंधन ऊर्जा वक्र में क्या होता है कि इसमें जो अपन अगर इसके ए का मान बढ़ाएंगे तो उसमें प्रारंभ में मान में तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो इस स्थिति में इसमें जो हल्के व भारी दोनों प्रकार के नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। हल्के नाभिक होते हैं वो मिलकर हमेशा अधिक स्थायी नाभिक बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं। और इसी प्रकार जो भारी नाभिक स्वतः ही हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं होते हैं। तो इस प्रकार के विक्रिया का क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो किसे कहेंगे नाभिकीय विखंडन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसके दौरान हल्की जो भारी नाभिक होता है वो टुकड़ों में टूटकर हल्के नाभिकों में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ओके, तो दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा की क्या होती है, हमेशा प्राप्ति होती है।
इसी तरह प्रत्येक नाभिक की ऊर्जा हमेशा क्या होती है, बंधन नाभिक ऊर्जा क्या होती है, धनात्मक होती है, और यह व्यक्त करती है कि प्रत्येक नाभिकीय अवयवी कणों में कोई आकर्षण बल बांधे रखता है, और इस बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा। अब अपन बात कर लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। तो जब एक ऊर्जावान कण ए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि की टक्कर लक्ष्य नाभिक अक्ष पर कराई जाती है तो लक्ष्य नाभिक किसी दूसरे तत्व की नाभिक में बदल जाता है और एक कण बी भी उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि जब किसी भी एक ऊर्जावान कण जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन आदि की टक्कर करवाकर जो लक्ष्य नाभिक होता है, लक्ष्य नाभिक से करवाई जाती है, तो उस स्थिति में जो लक्ष्य नाभिक होता है वो किसी दूसरे तत्व के नाभिक में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और एक नया कण उत्सर्जित करता है, बी कण उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कण है, जो ए कण है, ठीक है, उसके अभिक्रिया अपन किसी एक अक्ष हल्के नाभिक अक्ष से करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक नया नाभिक, दूसरा तत्व क्या होगा, नाभिक वाई में बदल जाता है। वाई में बदल के क्या करेगा, एक नई कण उत्सर्जित बी उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्यों धनात्मक होने पर अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है और ऋणात्मक होने पर अभिक्रिया होगी उष्माशोषी होती है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमेशा उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, हमेशा उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है। जबकि नाभिकीय अवशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा का हमेशा क्या कहता है, अवशोषण किया जाता है, उष्मा का शोषण किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, न्यूक्लियनों की संख्या, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, सांख्यिकी या चक्रण आदि के नियमों का पालन होता है। ओके, तो जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा, उष्मा अभिक्रिया, ऊर्जा, जो रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, इसके अलावा आवेश, न्यूक्लियनों की द्रव्यमान संख्या, सांख्यिकी चक्रण आदि के संरक्षण के नियम का पालन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप अपनी ज़्यादा जितने भी सोशल मीडिया उसमें ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स की हेल्प होगी, वो आपको थैंक्स कहेगा, और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकेंड में। इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें, जिसमें अपन जानेंगे कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, इनमें अंतर होता है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।